हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 14 का नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। इससे पहले हमने स्टॉक प्रवाह और राष्ट्रीय का चक्रीय प्रवाह देखा था। आज हम उपभोग वस्तु और पूंजीगत वस्तुएं जो है उनमें क्या अंतर होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। उपभोग वस्तुएं कौन सी होती है, कंजप्शन गुड्स जो है वो कौन सी होती है। उपभोग वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जिनको खरीदने के बाद उपभोग कर दिया जाता है, यानी कि उपयोग में ले लिया जाता है। यानी कि ऐसी वस्तुएं जिनको खरीद लिया तो इसका मतलब उसको उपयोग में लेना है। ये उपभोक्ता को संतुष्टि प्राप्त करने वाली होती है। हम किसी भी वस्तु को क्यों खरीदते हैं, क्योंकि उसको खरीद कर उपयोग करने पर हमें संतुष्टि मिलती है। क्योंकि प्रत्येक वस्तु के अंदर एक निहित गुण होता है जो हमें संतुष्टि प्राप्त करता है, हमारा कल्याण करता है, हमारी जो उपयोगिता है उसको बढ़ाता है। तो उपभोग वस्तुएं जो है खरीदने के बाद ऐसा नहीं कि इसको हम रख लेंगे, खरीदने के बाद इसको उपयोग में लिया ही जाता है। तो ऐसी वस्तुएं जो खरीदने के बाद उपयोग में ले ली जाती है उनको उपभोग वस्तुएं कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए मैंने पेन खरीदा, बुक्स खरीदी, कपड़े खरीदे या कोई खाद्यान्न वगैरह खरीदा, तो एक उपभोक्ता की दृष्टि से मैं उसको स्टॉक नहीं करूंगा। मैंने किस लिए खरीदी है, मैंने उसको इसलिए खरीदी है क्योंकि मैं उसको उपभोग करना चाहता हूँ। परंतु ये भी हो सकता है कि अगर कोई व्यवसायी है तो वो उपभोग वस्तु को इसलिए खरीद रहा है क्योंकि वो उसका भंडार करना चाहता है, लेकिन वो भंडार भी एक सीमा के बाद जो है उपभोक्ता के पास ही पहुंचेगा। तो अगर हम एक उपभोक्ता की दृष्टि से बात करें तो वस्तु को खरीदने के बाद उसका हम उपयोग निश्चित रूप से करते ही हैं, इसीलिए हम खरीद रहे हैं। तो उपभोग वस्तु के अंदर एक जो गुण होता है वो ये होता है कि खरीदने के बाद इसको जस्ट खरीदने के बाद उपयोग में ले लिया जाता है, जिससे हमें संतुष्टि मिलती है। अब ये उपभोग वस्तुएं भी दो तरह की होती हैं। उपभोग वस्तुएं कौन सी दो तरीके की हो सकती है, एक तो टिकाऊ वस्तु हो सकती है उपभोग वस्तु, और एक हो सकती है गैर टिकाऊ वस्तु। एक टिकाऊ वस्तु और एक गैर टिकाऊ वस्तु। देखो, टिकाऊ वस्तु कौन सी होती है, जिसकी एक लंबी अवधि होती है, जो लंबे समय तक चलती है। गैर टिकाऊ वस्तुएं वो होती है जो लंबे समय तक नहीं चल सकती। टिकाऊ वस्तुओं में जैसे घर में आपने कोई फर्नीचर खरीदा, टीवी खरीदा, आपने रेफ्रिजरेटर खरीदा, एसी खरीदा, कूलर खरीदा, इनकी अवधि लंबी होती है, इसको हम बार बार यूज कर सकते हैं, ये टिकाऊ वस्तु हैं। परंतु इनसे भी हमें संतुष्टि मिलती है और इनको खरीदते ही हम उपभोग शुरू कर देते हैं। तो टिकाऊ वस्तु भी हो सकती है और गैर टिकाऊ भी हो सकती है। गैर टिकाऊ वस्तु जिनकी अवधि लंबी नहीं होती, खाद्यान्न वस्तुएं आ सकती है इसमें। इन खाद्यान्न वस्तुओं में भी अति अल्पकाल की वस्तुएं भी आ सकती है जो शीघ्र नाशवान वस्तुएं हैं। जैसे आपने दूध खरीदा, आपने ब्रेड खरीदी, ठीक है, कोई कुछ सब्जियां होती है, जैसे टमाटर है, ठीक है, हरी सब्जियां हैं, तो ये सब्जियां एक दो दिन के अंदर जो है वो समाप्त हो जाती है, खराब हो जाती है। तो इनको हम गैर टिकाऊ वस्तुएं के अंदर भी अल्प अवधि वाली गैर टिकाऊ वस्तुएं कहेंगे। वैसे इनमें और भी खाद्यान्न वस्तुएं भी गैर टिकाऊ के अंतर्गत ही आती है, जिसकी अवधि अगर 1 महीने 2 महीने इस तरह की। जिनकी अवधि लंबी है, 1 साल 2 साल 5 साल 20 साल, हमने घर में बेड खरीदा, हमने घर में कूलर खरीदा, तो इसकी अवधि काफी लंबे समय तक हो सकती है। कूलर की अवधि 5 साल चल सकता है, 7 साल चल सकता है, 3 साल चल सकता है। एक बेड खरीदा, हो सकता है वो 20 साल ही चल जाए। तो इस तरह से ये वस्तु कौन सी होगी, टिकाऊ। और गैर टिकाऊ कौन सी होती है, जो खाद्यान्न वस्तुएं होती है। अब गैर टिकाऊ में भी कुछ ऐसी होती है जिनकी अवधि बहुत ही कम होती है। शीघ्र नाशवान वस्तुएं जो है जिनकी अवधि बहुत ही कम होती है, अल्प अवधि वाली वस्तुएं होती है। और कुछ ऐसी होती है जो कुछ समय तक चल सकती है, अल्प अवधि में भी। तो ये हमारी उपभोग वस्तुएं हो गई। अब एक चीज और ध्यान में रखो, उपभोग वस्तुएं जो है वो पूंजीगत वस्तुओं के रूप में भी काम में ली जा सकती है। कैसे? जैसे मैंने एक उदाहरण दिया आपको टीवी का या कंप्यूटर का, मान लेते हैं। हम जब कंप्यूटर को खरीदेंगे तो कंप्यूटर को हमने उपभोग के लिए खरीदा, ये कंप्यूटर को के ऊपर वर्क करना, ये भी उपभोग ही कहलाएगा। अब एक उसी कंप्यूटर को एक व्यापारी ने अपने ऑफिस के लिए खरीदा, बिजनेस के लिए खरीदा, कोई फोटोस्टेट मशीन वाला है, कोई पुस्तक अपने विक्रेता जो है अपने फोरम जो भरते हैं, तो उसके अंदर जो है वो एक कंप्यूटर खरीदता है, तो वो
पूंजीगत वस्तु के अंतर्गत बन गई वही उपभोग वस्तु, क्योंकि वो और ज्यादा आगे पूंजी का निर्माण कर रही है। एक कंप्यूटर किसी दुकानदार ने खरीदा, वो फॉर्म भर रहा है या अन्य तरह के और कोई कार्य कर रहा है, तो उसने पर्सनल उपभोग के लिए उसको नहीं लिया, उसने व्यापार के लिए लिया। तो बहुत बार जो है उपभोग वस्तु जो है वो पूंजीगत वस्तुओं का रूप भी हो सकती है। सामान्यतः हम उपभोग वस्तु उसी को कहेंगे जो खरीदने के बाद, और इसका संबंध उपभोक्ता से ही होता है मुख्य रूप से, खरीदने के बाद उसको उपभोग करना होता है, उपयोग में लेना होता है और उससे हमें संतुष्टि मिलती है। अब पूंजीगत वस्तुएं कौन सी वस्तुएं होती है? पूंजीगत वस्तुएं वह वस्तुएं होती है जिनको हम और ज्यादा आगे पूंजी का निर्माण करने में काम में लेते हैं। पूंजीगत वस्तुएं जो है इनसे उत्पादन में वृद्धि होती है, ये उत्पादन प्रक्रिया में सहायक होती है। पूंजीगत वस्तुएं जो होती है, आप सीधी सी भाषा में ये कह सकते हो जो उत्पादन की प्रोसेस में लगी हुई है, ठीक है ना, मतलब और उत्पादन बढ़ाने की प्रोसेस में लगी हुई है, वो पूंजीगत वस्तुएं कहलाती है। जैसे एक उद्यमी जो है वो मशीन का प्रयोग करता है, जो टेक्नोलॉजी के अंतर्गत वो मशीन का प्रयोग करता है, वो एक मशीन से कितनी वस्तुएं उत्पादित कर सकता है, वो मशीन क्या चीज है, वो उसकी पूंजीगत वस्तु कहलाएगी। तो पूंजीगत वस्तुएं जो है जो उत्पादन के अंदर सहायक होती है उनको कहते हैं। इन पूंजीगत वस्तुओं से और ज्यादा आगे पूंजी का निर्माण हो सकता है। इन दोनों में मुख्य अंतर देखो, ये उपभोग वस्तुएं जो है, हालांकि उपभोग वस्तुएं जो है वो राष्ट्रीय में शामिल होती है, उपभोग वस्तुएं, और होती कौन सी है? अंतिम उपभोग वस्तुएं। उपभोग वस्तुएं राष्ट्रीय में शामिल होती है। इन वस्तुओं को उपभोग करने के बाद, यानी कि इसका उपयोग करने के बाद सिर्फ संतुष्टि मिलती है, लेकिन इसको उपयोग करने के बाद उत्पादन में वृद्धि होती है, ये और ज्यादा आगे पूंजी का निर्माण करती है। तो मुख्य इसमें ये अंतर है उपभोग वस्तु और पूंजीगत वस्तुओं के अंदर। अब नेक्स्ट देखो, इसमें टॉपिक कौन सा है हमारा? अंतिम वस्तुएं और मध्यवर्ती वस्तुएं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा अंतिम वस्तुएं और मध्यवर्ती वस्तुएं। अंतिम वस्तु किसे कहते हैं? वह मध्यवर्ती वस्तु किसे कहते हैं? ये क्या चीज होती है? तो इससे पहले नेशनल इनकम की डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। कुछ मैंने डेफिनेशन बताई, उसमें एक साइमन कुजनेट्स की भी डेफिनेशन थी, एक जनरल डेफिनेशन जो आपने पीछे क्लास में भी पढ़ी होगी 9th 10th के अंदर। देखो, राष्ट्रीय साधारण शब्दों में किसे कहते हैं? किसी देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय कहते हैं। वैसे ये सकल घरेलू उत्पाद की डेफिनेशन है, परंतु सामान्य हम इसी को राष्ट्रीय बोल देते हैं। तो राष्ट्रीय आय क्या चीज है? किसी देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष में या लेखा वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य का योग, ये क्या चीज है? ये जीडीपी है, ये राष्ट्रीय आय है। अब मैंने यहाँ इसमें एक शब्द बोला, अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य। अब ये अंतिम वस्तुएं कौन सी होती है और मध्यवर्ती वस्तुएं कौन सी होती है, इसी की हम बात करेंगे। इसको समझाने के लिए देखो मैं एक उदाहरण देता हूं आपको। वैसे ये आय रीति, अपने जो उत्पाद रीति है उस राष्ट्रीय आय को मापने की जो उत्पाद रीति है, इसका उदाहरण है ये। अंतिम वस्तु और मध्यवर्ती वस्तुओं को समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक कोई आटा मिल मालिक है, उसने किसी किसान से एक छोटा सा उदाहरण 2000 रुपये क्विंटल गेहूं खरीदा। ये किसान से ये गेहूं की कीमत है प्रति क्विंटल, ठीक है, गेहूं प्रति क्विंटल कीमत है। किसान ने 2000 रुपये क्विंटल गेहूं जो है से आटा मिल मालिक ने खरीदा, गेहूं खरीदा। ये प्रति क्विंटल के हिसाब से गेहूं किसने खरीदा? किसान से खरीदा, आटा मिल मालिक ने। अब किसान से आटा मिल मालिक ने गेहूं खरीदा 2000 रुपये क्विंटल। अब वो आटा मिल मालिक जो है उस गेहूं को आटे में परिवर्तित कर उस गेहूं को पीस कर आटे में परिवर्तित करके मान लीजिए उसको 2200 रुपये क्विंटल बेच देता है। अब इससे आगे
किसी और व्यक्ति ने या उसी ने अपने इस आटे से कोई वस्तु बनाई या इसको मैदे में परिवर्तित किया। मान लीजिए कि मैदा जो है वो 2400 रुपये क्विंटल बिकता है। अब ये मैदा किसी बेकरी वाले ने खरीदा, वो उससे ब्रेड बिस्किट आदि बना रहे हैं, तो उसने उससे ब्रेड बनाई, वो मान लीजिए कि उसने 4000 रुपये क्विंटल बेच दी। अब इससे भी आगे और वस्तुएं बन सकती है, ब्रेड से कोई और नमकीन वगैरह, पकोड़े वगैरह ये भी बन सकते हैं। मान लीजिए ये उपभोक्ता के पास वस्तु पहुंची। अब देखो, अगर उपभोक्ता के पास गेहूं ही पहुंच गया सीधा उपभोक्ता के पास, तो ये अंतिम वस्तु होगी। अगर गेहूं नहीं, आटा पहुंचा है, तो ये अंतिम वस्तु है। आटा नहीं उसके पास, तो मैदा पहुंचा है उपभोक्ता के पास, तो ये क्या है, अपने जो मैदा है ये क्या होगी, अंतिम वस्तु होगी। लेकिन उसके पास अगर ब्रेड पहुंची है, तो अंतिम वस्तु कौन सी होगी, ये 4000 रुपये प्रति क्विंटल ब्रेड जो है वो क्या होगी, अंतिम वस्तु होगी। अब देखो, राष्ट्रीय आय के अंदर हम क्या करते हैं, अंतिम वस्तु को शामिल करते हैं। इस गेहूं से अंतिम प्रोडक्ट कौन सा बन रहा है, हमारा अंतिम प्रोडक्ट जो है वो ब्रेड बन रहा है, तो इसको ही शामिल करेंगे हम। न तो इसको शामिल करेंगे, ना उसको, इसको शामिल करेंगे, ना इसको, ना इसको। यानी कि जिससे ब्रेड बनी है, तो ब्रेड जो है वो अपने मैदे से बनी होगी या आटे से बनी होगी, तो वो आटा क्या है, गेहूं से प्राप्त हुआ होगा। तो यानी कि ब्रेड की प्रोसेस जो है वो गेहूं से शुरू हो जाती है, लेकिन लास्ट में क्या चीज बनी, ब्रेड बनी। तो अब हम उस पुरानी जो पीछे वाली जो वस्तुएं उनको शामिल नहीं करेंगे, जो उपभोक्ता के पास पहुंच गई, यानी कि अंतिम वस्तु जो है 4000 रुपये क्विंटल कौन सी बिक रही है, ब्रेड बिक रही है, तो ये हमारी अंतिम वस्तु होगी। हमें राष्ट्रीय आय में किसको शामिल करना है, ब्रेड को शामिल करना है, जो 4000 रुपये क्विंटल है। ये अपने एक उदाहरण दिया है, डेटा आप कुछ भी लीजिए इसमें। अगर हम ऐसा नहीं करते, इसको नहीं लेते, हम इसको नहीं लेते, हम इनको सबको ही शामिल कर लेते, हमने गेहूं को भी शामिल कर लिया, आटे को भी, मैदे को भी, ब्रेड को भी, सबको ही शामिल कर लिया, तो यहाँ दोहरी गणना हो जाती है। दोहरी गणना से बचने के लिए हम अंतिम वस्तु को शामिल करते हैं। अब देखो, अगर हम नहीं शामिल करते तो राष्ट्रीय में पहले तो 2000 गेहूं, इन सब का योग कितना हो जाता, 2000, 2200, 2400 और 4000। इसके अंदर टोटल जो है इनका योग जो हो जाता, ये हो जाता 10,600। कितना हो जाता, 10,600 रुपये। अंतिम वस्तु को केवल अगर हम शामिल करते तो 4000 रुपये ही शामिल होते, यानी कि दोहरी गणना हो गई, ये गणना हो गई। ये 2200 आटा जो है वो 2200 रुपये क्विंटल बिका, तो 2000 ये अमाउंट तो पहले इसमें शामिल थी ना। 2200 से 2400 में बिका, तो वो 2200 तो शामिल थे ही ना। तो बार बार इनकी गणना होने से ही 4000 की राशि कितनी हो गई, 10,600 रुपये हो गई। या फिर हम ऐसे करते, या तो हम ये करते कि अंतिम वस्तु ब्रेड को ही शामिल कर ले इसमें, या फिर हम क्या करते कि प्रत्येक स्तर पर मूल्य में कितनी वृद्धि हुई है, इसको मूल्य वृद्धि रीति भी कहते हैं। प्रत्येक स्तर पर मूल्य में कितनी वृद्धि हुई है ये देख लेते हैं। मूल्य में कितनी वृद्धि हुई, देखो प्रारंभ में 2000 था, 2000 तो गेहूं का रेट था, किसान से जो है वो आटा मिल मालिक ने खरीदा, ठीक है। अब उसने 2000 से उसको कितने में बेचा, 2200 में, तो इसका मतलब मूल्य में वृद्धि कितनी हुई, 200 की। यहाँ मूल्य में वृद्धि कितनी हुई, 200 की। यहाँ मूल्य में वृद्धि कितनी हुई, 1600 की। आप इन सब का योग कीजिए, 2000, 200, 200 और 1600, इन सब का योग कितना हुआ, 4000 रुपये हुआ। अब देखो, चाहे तो आप ऐसा कर लीजिए कि प्रत्येक स्तर पर जो है गेहूं, आटा, मैदा, ब्रेड, प्रत्येक स्तर पर मूल्य में कितनी वृद्धि है उसका योग करो, कितना है 4000। या फिर आपको इतना करने की जरूरत ही नहीं है, आप सीधी अंतिम वस्तु जो उसका मूल्य ले लीजिए, क्योंकि बराबर ही होगा। तो अंतिम वस्तु का मूल्य और जो प्रत्येक स्तर पर जो मूल्य में वृद्धि हुई है ये हमेशा बराबर होती है। अब आप आसानी से समझ सकते हो कि अंतिम वस्तु और मध्यवर्ती वस्तु कौन सी होती है। देखो, मध्यवर्ती वस्तु कौन सी हुई इसमें, ये सब मध्यवर्ती वस्तुएं हैं। गेहूं, आटा, मैदा, ये सब क्या है, मध्यवर्ती वस्तुएं हैं। अंतिम वस्तुएं कौन सी, अंतिम वस्तु कौन सी है, इसमें ब्रेड है। अब अंतिम वस्तु किसे कहते हैं और मध्यवर्ती किसे कहते हैं। अंतिम वस्तु वह होती है जो उपभोक्ता के हाथ में पहुंच गई,
अंतिम वस्तु कौन सी है? जो उपभोक्ता के हाथ में पहुंच गई। वो उपभोक्ता के हाथ में चाहे गेहूं पहुंच गया, चाहे वो आटा पहुंचा, मैदा पहुंचा या ब्रेड पहुंची, जो उपभोक्ता के हाथ में पहुंच गई वो कौन सी वस्तु है? वो अंतिम वस्तु रहेगी। अब मध्यवर्ती वस्तु कौन सी है? जो उपभोक्ता के हाथ में नहीं पहुंची बल्कि उत्पादन की प्रक्रिया में लगी हुई है। तो एक अंतर क्या हुआ इसमें? पहला अंतर इसमें यही हो गया कि अंतिम वस्तु जो है वो उत्पादन प्रोसेस में नहीं लगी होती। अब ब्रेड जो है ना उपभोक्ता के हाथ में, अब इससे कोई आगे कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा क्योंकि ये उत्पादन की प्रक्रिया से बाहर हो चुकी है, क्योंकि ये कहां पहुंच गई? उपभोक्ता के पास। तो इसका मतलब ये हुआ कि अंतिम वस्तु जैसे ब्रेड, ये उत्पादन की प्रक्रिया में नहीं लगी होती, ये उत्पादन की सीमा से बाहर होती है। और जबकि मध्यवर्ती वस्तुएं, ये सभी ये मध्यवर्ती वस्तुएं किस में लगी होती है? उत्पादन की प्रक्रिया में लगी होती है। ये किस में लगी होती है? उत्पादन की प्रक्रिया में। अब इसमें देखो नेक्स्ट अंतर, हमेशा जब भी हम डेफिनेशन बोलते हैं, अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको डेफिनेशन बताई राष्ट्रीय की, तो राष्ट्रीय में किसको शामिल किया जाता है? अंतिम वस्तु और सेवाओं को। तो दूसरा अंतर देखो, दूसरा अंतर यह हुआ कि अंतिम वस्तु को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है, जबकि मध्यवर्ती वस्तु को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। दूसरा अंतर क्या हुआ? अंतिम वस्तुओं को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है, मध्यवर्ती वस्तुएं जो है ये सब, ये अंतिम वस्तुएं, इसको शामिल किया जाता है राष्ट्रीय आय में, यानी कि इसको, और मध्यवर्ती वस्तु जो है इन सबको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। तो ये उत्पादन की सीमा के अंतर्गत होती है, ये जो है उत्पादन की सीमा के अंतर्गत होती है, उसकी प्रोसेस में लगी होती है, ये उत्पादन की सीमा से क्या होती है? बाहर होती है। तो इस तरह से ये अंतिम वस्तुएं और जो मध्यवर्ती वस्तुएं हैं इनके अंदर ये मुख्य अंतर है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा इसके अंदर वो है सकल निवेश व शुद्ध निवेश में अंतर।